हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। एक और पॉलिटी के टॉपिक को आज मैं डिस्कस करूंगा। इसमें मैं मेनली जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है और इसके बाद जो है 84 में जो है बिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था। इसमें जो है चार्टेड एक्ट ऑफ 1833 पूछा गया था। इससे पहले बीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पूछा गया था। ये जितने भी सारे एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के लिए भेजा गया था ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो। तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है, टफ होते जा रहा है, तो इसमें हर एक प्रोविजंस को, जितने भी ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जितने भी प्रोविजन दिया गया ना, सबको ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ आपको उसके बाद अगर मेंस में ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपको इसमें डिस्कस भी करना पड़ता है कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसका क्या इफेक्ट रहा, क्या कंक्लूजन निकला इससे। ठीक है, ये सब पता रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। जो आज का टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था, इस ये क्यों आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना हमारे देश में 1608 को आती है। 1600 में कंपनी का स्थापना होती है, 1600 ईस्वी में, और 1608 को कोचीन में अपना कारखाना लगाती है कोचीन में। फिर धीरे धीरे देखते हैं कि अपनी कारखानों को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। धीरे धीरे भारत के और भी सूरत हो गया, ये सब जगह पे अपना कारखाना लगाती है धीरे धीरे करके। ठीक है, फिर देखती है ईस्ट इंडिया कंपनी कि भारत का जो सेंट्रल पावर है वो वीक होते जा रहा है। जैसे कि मुगल था, 1600 में तो मुगल का शासन चल रहा था भारत पे, तो मुगल तो स्ट्रांग था, तो वो पूरे भारत को संभाल के रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे देखते हैं कि आफ्टर द औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में देखते हैं कि वीक हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो जाता है। औरंगजेब के बाद जितने भी, औरंगजेब के बाद मुगल का जो भी मतलब राजा आए, ठीक है, वो सब बहुत ही ज़्यादा वीक हुए, वो सब कंट्रोल नहीं कर पाए, पूरे राज्य को संभाल नहीं पाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत जो है छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। बंगाल अलग अपना शासन चलाना स्टार्ट कर देता है, मराठा एम्पायर वो पीक पे चल रहा था, हैदराबाद हो गया, कर्नाटका, मैसूरू हो गया, ये सब सब जो है धीरे धीरे टूट जाते हैं। इसी का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाता है। वो देखता है जब भारत इतने भाग में टूट गया, तो अगर वहाँ पे ये शासन करना, मतलब आया तो था बिजनेस मोटिव से कि यहाँ बिजनेस करना है, लेकिन क्या होता है, देखता है कि यहाँ छोटे छोटे पावर सब जो है उसको तो मैं हरा भी सकता हूँ भाई, मतलब आर्मी का यूज करके उसे हरा भी सकता हूँ, फिर मुझे यहाँ ट्रेड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी मोटिव से देखते हैं हम लोग कि धीरे सबसे पहले बंगाल को यह हड़पता है। बंगाल में जो है पलासी वार और बक्सर वार के बाद जो है बंगाल पे शासन करना स्टार्ट करता है, बंगाल को अपने कंट्रोल में लेता है, वहाँ रिवेन्यू कलेक्शन भी करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग हैदराबाद, मैसूरू, मराठा, पूरे भारत को क्या करता है, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन चलाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है कि जो आया था बिजनेस मोटिव से और आके यहाँ पे क्या करना देख चालू कर दिया है, तो शासन करना स्टार्ट चालू कर दिया है। ठीक है, तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था तो उसमें 24 डायरेक्टर होते थे। ठीक है, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते थे या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे। ठीक है, लेकिन उसका जो मेन था, उसे भेजा कितने था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था। किस लिए भेजा था, तो बिजनेस करने के लिए भेजा था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिजनेस करने के लिए भेजा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही है, तो क्या हो गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करना स्टार्ट कर रही है ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो सोचेगा ना कि अब ये शासन क्यों कर रही है, इसको तो बिजनेस के लिए भेजा था। तो इसी को क्या करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी, क्या करेगा, अपना कॉलोनी बनाएगा भारत को। क्योंकि अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपना शासन कर रही है, तो फिर देखेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं संभाल पाएगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है खुद आकर के भारत को संभाल लेगा। तो यही होता है। कुछ दिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जितने भी भारत के बंगाल हो गया, जो भी पार्ट थे, उस सब में शासन करती है। फिर देखता है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं संभलेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको बंद करके ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में पूरे भारत का शासन ले लेती है। ठीक है, तो जितने भी एक्ट आए इस बीच में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चलाए भारत को, जिस तरह से शासन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको भी गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था। आपको क्या लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप बक्सर का वार, प्लासी का वार, मैसूर का वार जीत गया? नहीं, इसको सपोर्ट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको आर्मी भेजते रहता था। ठीक है, आर्मी प्रोवाइड करते था। ठीक है, साथ ही साथ जो रिवेन्यू में कमाई होता था, रिवेन्यू कलेक्शन करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे जो कमाई होता था ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, उसको गाइडलाइन जो प्रोवाइड कर रहा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे तुमको चलाना है शासन। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट भी कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि तुम
इतना दिन के लिए चलाओ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमको क्या करना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 20-20 साल का चार्टर एक्ट आता है कि 20 साल तुम अभी और चलाओ, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1857 का जब रिवोल्ट होता है, देश में जब विद्रोह स्टार्ट होता है ना, तब पता चल जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब नहीं होगा। तब हम लोग देखते हैं कि क्रॉन रूल स्टार्ट हो जाता है, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में सभी पावर आ जाता है इंडिया को चलाने का, जिसे हम लोग क्रॉन रूल बोलते हैं। तो शुरू में कंपनी रूल और बाद में क्रॉन रूल। तो लेकिन कंपनी रूल जब चल रहा था ना, कंपनी रूल कहाँ से कहाँ तक, तो देखो प्लासी वार से लेकर के तुम कह सकते हो कंपनी रूल सर कहाँ तक रहा, रिवोल्ट तक रहा, 1857 तक रहा, ठीक है। उसके बाद क्रॉन रूल स्टार्ट हो गया। लेकिन इस बीच में भी जब कंपनी रूल चला है ना, तो इसमें भी बहुत सारे एक्ट पास किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। भारत के लिए बहुत सारे चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब दिए गए कि भारत को कैसे चलाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता था कि देखो तुमको ऐसे चलाना है, ये करना है तुमको। देखता है शुरू में क्या देखता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है तुम बिजनेस भी करो और ये देश को जो चलाने का काम कर रहा है ये भी करो। फिर क्या करता है कि तुम बिजनेस बंद कर दो, अब बस केवल तुम्हारा काम है देश को चलाना, ठीक है, मतलब शासन करना तुम्हारा काम है। फिर दोनों को कहता है कि अब दोनों बंद कर दो तुम और पावर मुझे दे दो, जिसे हम लोग क्रॉन रूल बोलते हैं। तो जो सबसे पहला एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था ना, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एक्ट क्या है, तो रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, कंपनी को रेगुलेट कर रहा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों रेगुलेट करना चाहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखो इसीलिए रेगुलेट करना चाहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है कि बंगाल का पलासी बक्सर का वार जीत चुका है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे अब रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो टैक्स कलेक्शन का काम कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रही है। उस मुनाफे वाले रुपया को क्या करेगा, या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजेगा क्योंकि आर्मी प्रोवाइड कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, या उस रुपया का यूटिलाइज करके मैसूरू का वार जीतना है, हैदराबाद का वार, मराठा का वार जीतना है, ठीक है। तो ये इसमें यूटिलाइज करेगा। तो अभी देखो ये सब करवा कौन रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट करवा रहा है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ये कह रहा है। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना मनमानी नहीं करे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट भेजा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। इसमें बोला गया कि देखो तुम्हारा जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, उस समय क्या था कि 3 जगह से, एक तरह से एक बंगाल का गवर्नर होता था, एक मद्रास का गवर्नर होता था, एक बम्बई का गवर्नर होता था, ठीक है। तो कहा गया कि देखो अब क्या करना है कि ये 3 गवर्नर को ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दो, एक सेंट्रल गवर्नर बना दो, जिसका नाम रखना क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर होता था, आपको पता होना चाहिए कि बंगाल बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन थे, फर्टाइल लैंड थे। आपको पता होना चाहिए शिपिंग, जो बगल में समुद्र है, जिस वजह से वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है। इस वजह से जो है बंगाल में रीजनल पावर भी बहुत ज़्यादा कम थे, ठीक है। इस सब वजह से जो है ना बंगाल ज़्यादा मतलब सबसे फोकस्ड एरिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो सबसे पहले बंगाल को कब्जा करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब यहाँ से रिवेन्यू टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट भेजा। इसमें कहा कि जो बंगाल का गवर्नर है ना, उस बंगाल के गवर्नर का नाम अब तुम बदल दो, इसका नाम रख दो बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या नाम रखोगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और जो मद्रास और बम्बई वाला गवर्नर है ना, वो इसके अंडर काम करेगा। मतलब समझ रहे आप, मतलब ये हुआ एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है जिसके अंडर में अगर और 2 गवर्नर है ना, वो काम करेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द या कंट्रोल द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब रहा कि ये तो सर डिफिनेशन हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, ठीक है। अब रहा कि सर रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन क्या सब है। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन दिए गए। तो एक प्रोविजन मैंने अभी आपको बता दिया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना देना है, और उसके अंडर में अब बंगाल जो मद्रास और बम्बई का गवर्नर है वो काम करेगा, सबऑर्डिनेट, एज ए सबऑर्डिनेट काम करेगा, ये कहा गया। साथ ही साथ कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, इसको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर का एक क्या गवर्नर जनरल का काउंसिल बनाया जाएगा, ठीक है। उसमें 4 मेंबर होंगे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। कि नहीं आया समझ में, ये बात समझ में आ गया। इसके साथ साथ बोला गया कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करना है, ठीक है, जो जुडिशरी मैटर को देखेगा, ठीक है। तो ये भी कहा गया। तो आप देखते हैं कि 1773 में ये एक्ट आया और अगले साल जो सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बन जाती है, और उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जिसका नाम एलिजा एम्पे होता है, और 3 जज होते हैं, टोटल 4 ही होते हैं जज, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 3 जज होते हैं।
आज अगर हम लोग देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है, टोटल 34 जज है, 33+1 का चलता है, एक चीफ जस्टिस और 33 जज। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ है कोलकाता में तो वहाँ 4 जज था। ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन एज ए MCQ, ठीक है। तो वहाँ एक जो था चीफ जस्टिस उसका नाम एलिजा एम्पे था, और उसके बाद 3 जो और जज थे वो 3 जज थे, ठीक है, 4 था जज। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में हुआ है, 1 साल उस एक्ट के आने के बाद हुआ है। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो ये गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल बनाया गया ना, वो कौन था? सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग जो था ना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हम लोग लगाते हैं सबके नाम से पहले उसमें, ठीक है। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो था ना, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। तो ये प्रोविजन सब है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ बोला गया कि देखो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं, गवर्नर जनरल है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये सब जो है ना, कोई भी काम जो है ना, मतलब ब्राइब ट्राइब नहीं लेगा, लोकल से, इंडियन से जो है ब्राइब नहीं लेगा, घूस नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा, मतलब कि करप्शन को रोकने की कोशिश की गई इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी प्रोविजन थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अगर प्रोविजन आपको लिखना हो ना, क्या सब प्रोविजन था, तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि ये सब लिखना है कि सबसे पहले क्या किया गया, तो बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और इसके अंडर में मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर काम करेगा। इस गवर्नर को हेल्प करने के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर का गवर्नर का काउंसिल बनाया गया, जिसे हम लोग गवर्नर जनरल काउंसिल बोला, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद आपको बताना है ये बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहला कौन बना, तो वॉरेन हेस्टिंग बना, ठीक है। इसके बाद बोला गया एक सुप्रीम कोर्ट बनाना है कोलकाता में जो जुडिशरी मैटर को देखेगा, ठीक है। तो उस सुप्रीम कोर्ट का स्थापना अगले साल हो जाती है, जिसमें 3+1, एक चीफ जस्टिस और 3 और जज होते हैं, अन्य जज होते हैं। इसके बाद बोला गया कि जो कंपनी के एम्प्लॉय सब है ना, वो सब लोकल से ब्राइब नहीं लेगा। आपको पता होना चाहिए कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वहाँ वो लोग के एम्प्लॉय सब क्या करते थे कि अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। प्राइवेट ट्रेड करने का मतलब क्या, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर ही रही थी, बिजनेस कर ही रही थी, और जो एम्प्लॉय सब थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो लोग अपना भी व्यापार करते थे ताकि और भी कमा सके, ठीक है। तो ये सब बंद करने के लिए बोला गया कि प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, लोकल से कोई गिफ्ट ब्राइब सब नहीं लोगे, ठीक है। तो ये प्रोविजन था। अभी देखो जब आप M लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना पॉलिटी का, तो इसमें यही बात बस लिखा होगा कि प्रोविजन क्या सब थे। अभी देखो लेकिन मेंस में यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट को डिस्क्राइब कीजिए 1773 का, तो प्रोविजन तो आप लिख ही देंगे। अब आप देखो और भी थोड़ा आपको लिखना है, क्योंकि आंसर इतना ही में नहीं बता के आप छोड़ दीजिएगा, आपको इसका बताना पड़ेगा कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इस एक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो देखो मैंने भी शॉर्ट में आपको बता दिया है कि कंट्रीब्यूशन क्या सब रहा। तो देखो जुडिशियरी स्ट्रक्चर को देखो, अब देखो इस प्रोविजन से ही मैं कुछ कुछ बात को निकालूंगा और उसे कंट्रीब्यूशन के रूप में दिखाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हो रही है, तो इससे क्या होता है, जुडिशरी स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, जुडिशरी स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। तो एज ए कंट्रीब्यूशन के रूप में कह सकते हैं कि सर जुडिशरी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। मतलब आप देखें ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल के अंडर में अब मुंबई भी आएगा, बम्बई भी आएगा और मद्रास भी आएगा। तो इसका मतलब क्या किया गया, बंगाल को सेंटर बना दिया गया। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग देखते हैं एक प्रोविजन और याद रखना है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रोविजन ये भी था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, जो कंपनी को चला रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि तुम हर एक साल एक रिपोर्ट मुझे भेजना कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, पॉलिटिकल में क्या कर रहे हो, पॉलिटिकल फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या कर रहे हो, कॉमर्शियल फंक्शन क्या कर रहे हो, इसका रिपोर्ट तुमको हर एक साल भेजना है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजना पड़ेगा। तो ये भी बोला गया था। इससे क्या पता चलता है, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कि फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, ठीक है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी बात कंट्रीब्यूशन के रूप में। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि करप्शन से रोकने का भी मतलब कोशिश की गई इस एक्ट के द्वारा। तो ये भी एज ए कंट्रीब्यूशन। आप कहोगे सर इसका डिफेक्ट क्या रहा, इस एक्ट का कुछ इसमें कुछ लूप होल्स भी था क्या, तो यस आपको पता होना चाहिए इसमें लूप होल्स था, इसीलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट अगला आता है 8 साल के बाद। इसके 8 साल के बाद एक दूसरा एक्ट आता है इसके लूप होल्स को क्या करने के लिए, अमेंड करने के लिए, सुधार करने के लिए, ठीक है। तो इसका लूप होल्स क्या था, तो देखो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट जो कोलकाता का बनाया था ना, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस पावर दे दिया गया था। कहोगे सर एक्सेस पावर क्या था, तो देखो एक्सेस पावर ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो कोलकाता था ना, उसके पास ये भी पावर आ गया था, या फिर डिस्क्राइब नहीं किया गया था उसके पावर को, इस तरह से कहा गया था कि मतलब उतना डिस्क्राइब नहीं किया गया था, वैग्यू था उसके पावर, उतना डिस्क्राइब नहीं था। इस वजह से क्या होता था कि कंपनी का जो रिवेन्यू मैटर होता था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट मतलब हस्तक्षेप कर देती थी, इंटरफेयर कर देती थी।
साथ ही साथ गवर्नर जनरल ने कुछ लॉ निकाला, उसको भी क्या करती थी, सुप्रीम कोर्ट देखती थी कि ये सही है कि नहीं है। तो ये सभी मैटर, साथ ही साथ अगर कंपनी का एम्प्लॉय जो होते थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लोग भी कुछ गलत कर रहे हैं तो वो मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था। तो इसी सभी मैटर जो है ना, इस सभी मैटर जो है सब सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था। इस वजह से कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने में प्रॉब्लम आती थी। इसी वजह से देखते हैं हम लोग कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम लोग अमेंडिंग एक्ट बोलते हैं, 1781 में 1781 में आती है। ठीक है, तो डिफेक्ट में यही बोल सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर था ना, उसको अच्छा से डिस्क्राइब नहीं किया गया था इसमें। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशियरी एंड गवर्नर जनरल कि में उतना डिस्क्राइब नहीं किया गया था, जिस वजह से टेंशन बना रहता था सुप्रीम कोर्ट में और किस में, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल का कौन सी था वगैरह वगैरह में से। ठीक है, तो ये हो गया। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर को भी, जहाँ पे देखते थे हम लोग गवर्नर ऑफ बंगाल अपना कानून बनाता था, गवर्नर ऑफ मद्रास अपना कानून बनाता था, बंगाल अपना कानून बनाता। अब तीनों को क्या कर दिया गया, इस बंगाल के अंदर में लाया गया। तो इससे क्या होता है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है कमजोर होता है। तो ये भी इसका एक लूप होल्स के रूप में आप बता सकते हैं कि इसका ये निगेटिव इम्पैक्ट था। ठीक है, तो ये भी बता सकते हैं। अब देखो, इसका कंक्लूजन अगर लिखना हो कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे। ठीक है, तो देखो कंक्लूजन में हम लोग यही लिखेंगे जो हम लोग ने प्रोविजन में देखा है, कि हम लोग ने देखा है कि कंक्लूजन में लिखेंगे कि जो 1773 का एक्ट आया है वो क्या किया, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। बंगाल का जो गवर्नर था वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह में डिस्क्राइब किया गया, और जो बम्बई मद्रास था वो जो है उसके सबऑर्डिनेट की तरह। साथ ही साथ देखते हैं हम लोग कि जुडिशियरी पे ज़्यादा मतलब जोर दी गई। ठीक है, जुडिशियरी को मजबूत किया गया। ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया एज एडमिनिस्ट्रेशन पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहा है कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहे हो। ठीक है, तो ये सब बात हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे। ठीक है, देखो अगर आप लोग से एमसीक्यू पूछता है ना, तो एमसीक्यू के लिए तो प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप मेंस में जवाब देते हो ना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, तब आपको ये सब बात लिखना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा इसमें। ठीक है, कंक्लूजन, डिफेक्ट, कंट्रीब्यूशन, ये सब बताना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत एक्सेस पावर था। ठीक है, जिस वजह से टेंशन बना रहता था सुप्रीम कोर्ट के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसी को खत्म करने के लिए, टेंशन को खत्म करने के लिए 1781 में क्या आया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, या फिर इसी को हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया था, तो क्या कहना है कि टू अमेंड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसी को सुधार करने के लिए क्या आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें कुछ नहीं किया गया था, इसमें बस यही किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के पावर को क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट को बोला कि तुम कंपनी के मैटर में नहीं पढ़ो, तुम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के मैटर में नहीं पढ़ो, कंपनी का जो एम्प्लॉय सब कुछ भी कर रहा है उसके मैटर में मत पढ़ो। ठीक है, तुम बस क्या करो, कोलकाता के जितने भी लोग हैं उसका जो है उसको जस्टिस प्रोवाइड करो, जो हिंदू है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, जो मुस्लिम है उसको मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग उससे क्या करो, जस्टिस प्रोवाइड करो, कंपनी मैटर में तुम मत पढ़ो। तो बस इतना ही याद रखना है एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। ठीक है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को आप 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर मेंस में पूछता है तो। ठीक है, क्योंकि उसी के लिए आया है, उसके लूप होल्स को कम करने के लिए आया है। ठीक है, अभी देखो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फिर से एक एक्ट पास किया गया 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, जब देखती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की 84 में 1784 तक देखती है कि अब ये क्या कर रहा है कि हैदराबाद को भी जीत गया है। ठीक है, बंगाल को जीत लिया है, फिर हैदराबाद को भी जीत लिया है, तब एक और कंपनी के लिए एक और एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास की जाती है जिसका नाम होता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, इसमें क्या किया गया, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर क्या रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करके रख रही है अपने पावर में, जब मन होगा तुमसे शासन छीन लूंगा। ठीक है, ये कंट्रोल करके रख रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए एक एक्ट और भेजा गया जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें जो है ना कंपनी के जो एक कॉमर्शियल पावर था और एक क्या था, पॉलिटिकल फंक्शन था, इस दोनों पावर को डिस्टिंग्विश कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। कहा कि देखो तुम बिजनेस करने आए थे, ठीक है बिजनेस करो, तो बिजनेस करने के लिए कौन देखेगा, तो जो तुम्हारा डायरेक्टर था जिसे हम लोग कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते थे 24 मेंबर वाला, वो तुम्हारा कॉमर्शियल फंक्शन देखेगा। लेकिन तुम जो ये काम कर रहे हो ना, जो शासन करने वाला काम कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, ये सब काम के लिए हम एक दूसरा मेंबर बना रहे हैं। ठीक है, 6 मेंबर का एक मेंबर का कमेटी बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्या, बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को कंट्रोल करेगा, इसीलिए इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 मेंबर का एक
कमेटी बनाया गया जिसका काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को देखना, पॉलिटिकल फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखना, मतलब जो ये सब काम कर रही है ना यहाँ पे देश को मतलब शासन करने का काम, ये सब देखेगा, ठीक है, ये मेंबर 6 मेंबर। तो बस इतना ही याद रखना है। साथ ही साथ देखो इसका पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आप ये भी लिख सकते हैं कि मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरी वेयर कॉल्ड एट ब्रिटिश पोसेशन, ठीक है, मतलब पहली बार कंपनी की जो भी टेरिटरी था जैसे बंगाल और हैदराबाद, इस टेरिटरी को कहा गया है कि ये ब्रिटिश का पोसेशन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है ये एरिया, ठीक है, ये एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो ब्रिटिश पोसेशन बोला गया। तो ये बात आपको याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट में, बस इतना ही पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा, एक पढ़ा सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसमें हम लोग ने देखा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके अंडर में बम्बई और मद्रास का गवर्नर काम करेगा, साथ ही साथ उसको एस्टिट करने के लिए 4 मेंबर का एक काउंसिल भी बनाया गया, गवर्नर जनरल का काउंसिल बनाया गया। फिर बोला गया कि देखो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी डायरेक्टर सब है, ठीक है, उसको बोला गया कि तुम रिपोर्ट भेजना, हर एक साल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना कि तुम लोग क्या सब कर रहे हो, ठीक है, ये बोला गया। साथ ही इस बात बोला कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कर देना, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी मैटर सबको देखेगा। फिर हम लोग ने देखा कि ये कहा गया करप्शन को रोकने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय सब था, ये सब कोई ब्राइब नहीं करेगा, कोई प्राइवेट रेट ये सब नहीं करेगा, ठीक है, तो ये सब बोला गया। इसके बाद हम लोग ने देखा कि ये जो टेंशन था बना हुआ सुप्रीम कोर्ट के और जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था, इस दोनों के बीच में टेंशन बना हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो था ना हस्तक्षेप कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था कंपनी के रिवेन्यू मैटर में, कंपनी के एम्प्लॉय के मैटर में। इसी सब को कम करने के लिए जो है क्या आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसमें हम लोग ने देखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के पावर को क्या कर लिया, थोड़ा कम कर दिया गया, कहा कि तुमको कंपनी मैटर में नहीं पढ़ना है, ठीक है, तुमको बस कोलकाता के लोगों का ध्यान रखना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा हम लोग ने पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट में जो है कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों काम को अलग अलग कर दिया गया। कौन सा काम, तो एक काम बिजनेस का काम, तो बिजनेस का काम अलग देखो जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा, और उसके बाद कहा गया जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हो तुम, पॉलिटिकल काम कर रहे हो, इस काम को बांट दिया गया, इस काम को कहा गया कि ये कौन देखेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, 6 मेंबर का कमेटी देखेगा। साथ ही साथ बोला जो बंगाल और हैदराबाद सब जीता है, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट का एरिया है, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पोजीशन बोला गया है कि जो फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरी जो कंपनी ने जीता था उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए ब्रिटिश पोजीशन, ठीक है कि नहीं आया इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू एवरीवन।